Hello everyone, this is Ipika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss basically 10 questions of our first mock. Okay, this mock is basically a combination of a previous year question papers plus new questions. Okay guys, so let's start our video. Basically only two question, I guess two or three questions are of new question. Rest were previous year question papers and these were of higher education, people environment, all units. Okay, basically I covered all unit in this mock one. Okay guys, so let's start our video. What question says, द कोठारी कमीशंस रिपोर्ट वॉज इंटाइटल्ड ऑन। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो 1964 और 66 में दी गई थी वो किस पे दी गई थी? अब तक आपको आई गेस पता चल गया होगा, तो बहुत फेमस है, एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट पे दी गई थी। ठीक है, लर्निंग टू बी एडवेंचर नहीं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन नहीं, एजुकेशनल एंड सोशलाइजेशन इन डेमोक्रेसी, इन सब में से किसी पे भी नहीं दी गई थी। एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट में 64-66 में 64-66 में दी गई थी ये। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। देखिए क्या दिया है कोठारी कमीशन आपकी, जस्ट अ मिनट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद बनाए हैं और ऐड किए हैं, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोठारी कमीशन 1964 एंड 66। कोठारी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन आज द इंडियन एजुकेशन कमीशन। कोठारी कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंट किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड, जब आपका थर्ड 5 ईयर प्लान एंड होने वाला था तब ये आया था अपने प्रोग्रेस में। ठीक है, या इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, हम कह सकते हैं। किसके लिए आया था? एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशनल और नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ओके गाइस, तो यही था इस क्वेश्चन के लिए और इसका आंसर सबने आई गेस सही दिया होगा, वैसे सही दिया था जितना मैंने देखा है। एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ दूसरा क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था इसी हायर एजुकेशन से ही, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज कोड ऑफ एडमिनिस्टर। आपने इजिली बता दिया था मेरे को कि कौन सा पार्ट है, बट पार्ट 1 आ जाए तब क्या करोगे, पार्ट 3 आ गया तब क्या करेंगे आप, पार्ट 2 एंड पार्ट 4। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइज, सो हम डिस्कस करते हैं। कल रात को ही बैठ के मैंने इन्हें बनाया है, इनके नोट्स, फिर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पार्ट 4 तो सबने मेरे को बता दिया मैम, ये कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, व्यवस्थापकों का कोड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो पार्ट 4 तो आंसर हो गया। पार्ट 2 क्या है? प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप के लिए जो प्रोविजन बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 2 में आता है, अनुच्छेद 2 में आता है। ठीक है, पार्ट 3 में आपका आता है फंडामेंटल राइट्स आर इनरिच्ड इन द पार्ट 3। सारे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे हमारे पार्ट 3 में इंक्लूड किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक सारा कुछ इंक्लूड किया गया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। ओके, तो अगर आपसे आ जाए पार्ट 3 में क्या है तो आप बताओ कि भाई फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, कोड वर्ड याद रखिए, पार्ट 2 फॉर सिटीजनशिप, पार्ट 3 फॉर फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 फॉर कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है ना। पार्ट 1 एक अगर आ जाए तब आप क्या करोगे? यूटी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इज अ कॉम्प्लीशन ऑफ अ लॉ पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ कंट्री एंड द यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट्स मेड ऑफ। मतलब पार्ट 1 से आप याद रखो, पार्ट 1 जो आपका है यूटी से है, पार्ट 1 आपका यूटी से है, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट से है, पार्ट 4 आपका कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से है, पार्ट 2 आपका प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप से है। ओके, ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी इसका लिंक, ये पूरी PDF आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके,
तो पार्ट 4 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा और ये सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। आप प्लीज़ इन्हें याद ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जब हम ऑनलाइन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ आंसर पढ़े, सारे ऑप्शंस पढ़े। कभी कुछ ऑप्शंस घुमा के क्वेश्चन बना दिया, कभी कुछ ऑप्शंस। ब्लॉग क्या है, दूसरी बात, इस ब्लॉग को डिस्कस करने से पहले कल मैंने ये इंट्रानेट लिखा था तो इस पे बड़ा इशू आ गया था। मतलब बड़ा क्या, एक बच्चे का इशू आ गया था। पहली बात तो अगर गाइज आपको कुछ प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो आप बहुत पोलाइटली, बहुत सॉफ्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से आए मेरे को बोल दिया ये इंट्रानेट नहीं होता है, इंटरनेट लिखा करिए ये वो, जब आपको पता ही नहीं है कि इंट्रानेट और इंटरनेट का क्या है, कि भाई इंट्रानेट भी कोई वर्ड होता है और मैंने तो दिया नहीं है, ये आपका एनटीए नेट का है, ठीक है क्वेश्चन। तो आप बहुत पोलाइटली पूछ सकते हो ना, एकदम से आके आप कोई भी चीज़ को ऐसे डाउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी हम ऐसे, ये पढ़े लिखों वाली बात नहीं होती है ना कि हम आके एकदम से बोलें कि नहीं आपको तो आता नहीं, ये वो ऐसे करके हम नहीं कह सकते किसी को, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने बनाए नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर का, आई गेस जून 2009 का है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और अच्छी बात यह है कि जिसने बोला था उसको बच्चों ने रिप्लाई किया था, ओके। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्या बोल रहा है, व्हाट इज ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, ऑनलाइन म्यूजिक होता है, इंटरनेट होता है, पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल है, या फिर पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च है। देखिए ब्लॉग आपका क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ब्लॉग हमारा क्या है, देखिए बेसिकली ब्लॉग की अगर हम बात करें तो ब्लॉग इज अ डिस्कशन और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। ब्लॉग आपकी डिस्कशन या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है जो कि पब्लिश्ड ऑन द www वर्ल्ड वाइड वेब, कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट ऑफन informal डायरी स्टाइल टेक्स्ट इंटरीज पोस्ट, ओके। तो अगर मैं बोलूँ आपसे, अभी शायद आपको ना समझ में आया हो, दूसरा मैं शॉर्ट फॉर्म में से बताऊं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे राइटर या फिर ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ राइटर या लेखक या लेखकों का समूह क्या करते हैं, अपने वर्च्यूज, अपने व्यूज को शेयर करते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे। तो मैं बोलूँ कि ब्लॉग ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने व्यूज को शेयर करना चाह रही हूँ, मैंने क्या लिखना चाह रही हूँ, तो मैं एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट पे पब्लिश करूँगी www पे, तो वो होगी आपकी एक, मैं बोल सकती हूँ मैं इनफॉर्मल डायरी पब्लिश करूंगी, दैट इज योर ब्लॉग, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, ठीक है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। नाउ देखिए ये इंफॉर्मेशनल ब्लॉग तो हमें पता चल गया इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, और जिसपे बहुत इशू, बहुत क्या, एक एस्पिरेंट का आया था, खैर इंट्रानेट। देखिए इंट्रानेट उन्होंने बोला में से कि इंटरनेट कुछ भी नहीं होता है। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, मैं उन्हें बता दूं, इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क है जो एसेस किया जाता है, खाली सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही एसेस कर सकता है। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इंट्रानेट फॉर एग्जांपल, इंट्रानेट इसलिए बनाया गया कि हम, हमारे मान लो 3 सीक्रेट मेंबर हैं तो वही एसेस कर सकते हैं, उनके पास कोड है स्पेसिफिक, वही एसेस कर सकते हैं। फॉर जनरल पब्लिक इट्स नॉट अलाउड, ओके, क्योंकि ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है, सीक्रेट या प्राइवेसी के टाइप में होता है मैनेजमेंट की। तो कुछ ऑथराइज पर्सन ही होते हैं, वही इन्हें एसेस कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली इंट्रानेट है। नाउ अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ब्लॉग क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ब्लॉग क्या है, ठीक है। ब्लॉग एक ऑनलाइन म्यूजिक है, बिल्कुल गलत। इंट्रानेट है, नहीं, इंट्रानेट भी नहीं है, तो अलग ही चीज़ है। पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च, नहीं, ये भी नहीं है। क्या है, अ पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल के फॉर्म में एक वेबसाइट है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट 24 आवर न्यूज चैनल। 24 आवर्स न्यूज चैनल कौन सा नहीं, एनडीटीवी 24x7 एज अ वर्ड डिफाइंड सेल्फ है। न्यूज चैनल भी आप ध्यान रखिएगा, जी न्यूज भी है, आज तक भी है। लोकसभा चैनल आपका 24 आवर्स न्यूज चैनल नहीं है ये। देखिए लोकसभा चैनल जो है बेसिकली
ये PDF काफ़ी लंबी हो गई है, जस्ट अ मिनट गाइस। देखिए, ये जो आपका लोकसभा चैनल है, एक इंडियन केबल टेलीविजन नेटवर्क चैनल है, जो कि हमारी भारत सरकार द्वारा ऑफर किया गया है। इसमें क्या होता है, कवरेज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीडिंग का, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की प्रोसीडिंग का, या फिर अदर पब्लिक अफेयर प्रोग्राम का। ओके, ये होता है आपका लोकसभा चैनल का। लोकसभा चैनल में ये होता है बेसिकली। तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये न्यूज़ चैनल नहीं है 24 आवर्स का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीट्यूड, कंसेप्ट, स्किल एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? एटीट्यूड प्लस कंसेप्ट प्लस स्किल प्लस नॉलेज किसका प्रोडक्ट है, किसका गुणनफल है? ठीक है, ये सब कहाँ से आती है आपके पास? देखिए, कंसेप्ट, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, ये सब आप कहाँ से सीखेंगे? आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, लर्निंग से आएगा आपको। ओके, रिसर्च से नहीं आएगा ये सब, ठीक। स्किल्स या कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मुझे टीचिंग स्किल्स चाहिए, तो मैंने अपना कोर्स किया DLED या जो भी चीज़ मैंने की, तो मुझे वहाँ से टीचिंग स्किल मिली। नॉलेज मुझे चाहिए तो मैं पढ़ूंगी, लर्न करूंगी। कंसेप्ट मुझे क्लियर करने तो मैं पढ़ूंगी किताबों से, गूगल से, जैसे भी। एटीट्यूड्स मुझे एक डेवलप करना है प्रोफेसर वाला, तो वो भी मैं लर्न करूंगी। तो दैट इज योर लर्निंग। किसका है प्रोडक्ट? लर्निंग का, रिसर्च का नहीं है कुछ भी। जब आपको पता ही नहीं है तो आप रिसर्च काहे की करोगे? एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो किसी पर्टिकुलर टर्म की जाती है। हेरिडिटरी, अनुवांशिक नहीं आता है कोई, पेट से सीख के सारी चीज़ें नहीं आता है, यहीं पे सीखता है, ठीक है। तो दैट इज योर लर्निंग। ओके गाइज, एटीट्यूड, कंसेप्ट, स्किल, नॉलेज प्रोडक्ट है लर्निंग के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? प्रोडक्ट नहीं है लर्निंग का, ठीक। देखिए, लर्निंग अभी मैंने पढ़ा, ऊपर ही आ गई, उसी क्वेश्चन में पढ़ा था। लर्निंग, एटीट्यूड, स्किल, कंसेप्ट, ये सारे हमें प्रोडक्ट है लर्निंग के। तो एटीट्यूड उसमें इन्वॉल्व था, नॉलेज इन्वॉल्व था, कंसेप्ट था। मैचुरेशन नहीं होगा। देखिए, मैचुरेशन आ जाएगी तो लर्निंग थोड़ा ना, तो आप सीख ही चुके हैं। अगर मैं खुद ही बोलूँ कि किसी टीचर में या किसी चीज़ में बोलूँगी मैच्योरिटी आ गई है, ठीक, मैचुरेशन स्टेज पे है, या प्रोडक्ट आपका मैचुरेशन स्टेज पे है, तो वो तो सीख चुका ही है ना, मार्केट की कैसी कंडीशन है, कैसे उसे ग्रोथ करनी है, क्या करना है, तभी तो वो मैचुरेशन पे आया है। आपके लेवल्स होते हैं ना प्रोडक्ट के, अगर कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वो सीख चुका है, उस पॉइंट पे आ गया, उसे सारी चीज़ें पता हो गई, वो लर्न नहीं कर रहा है। अब उसे नई टेक्निक्स देखना है, अगर वो अपनी सेल्स को और इंक्रीज करना चाहता है मैचुरेशन के बाद। मैचुरेशन में तो हाईएस्ट सेल तो होती ही है, ठीक है। और अगर हम लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो मैचुरेशन जहाँ पे आ जाएगा वहाँ लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। मतलब लर्निंग क्या, आप सीख चुके होगे, ठीक है। एटीट्यूड्स होगा, नॉलेज होगा, कंसेप्ट होगा, इसका प्रोडक्ट है, मैचुरेशन का प्रोडक्ट नहीं है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस ये भी समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन था, इसमें भी एक एस्पिरेंट का आया था कि मैम ये क्वेश्चन ही गलत है। देखिए, अब ऐसे ऐसे आप लोग कमेंट कर देते हैं कि बस पूछिए मत। ऑल मैन आर मॉर्टल इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ, सभी नहीं करते हैं, एक ही दो बच्चे हैं ऐसे जो कर देते हैं कमेंट्स, बाकी तो सब पोलाइटली ही बोलते हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल इज कॉन्ट्राडिक्टरी, तो सभी को पता है कि जो रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी का होता है, ये E, I, O का रिलेशन है। कॉन्ट्राडिक्टरी का ए और ओ में रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी, E एंड I का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन हुआ। ए और E का रिलेशन कॉन्ट्रेरी, ठीक है। I और O का रिलेशन सब कॉन्ट्रेरी, ठीक है। ए और I, E और O का रिलेशन सब एल्टन, ये सबको पता है, सब एल्टन, ठीक है। A डिनोट्स ऑल, E डिनोट्स नो, S डिनोट I डिनोट्स सम, O डिनोट्स सम नॉट। तो मैंने सिंपल तो क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या गलत आ गया? ऑल मैन आर मॉर्टल है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी आप नहीं बता दोगे कि सम मैन आर नॉट मॉर्टल? इसमें ये क्या मतलब है कि ये गलत है? गलत कैसे है? ऑल मैन आर मॉर्टल है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी सम मैन आर नॉट मॉर्टल, ठीक। अब मैं आपसे बोलूँ नो मैन आर मॉर्टल, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए, तो आप बोल दोगे सब मैन आर मॉर्टल। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑल मैन आर मॉर्टल कॉन्ट्राडिक्टरी है, सब मैन आर नॉट मॉर्टल, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 12 नंबर, 12 नंबर का एवरेज 16.5 है, पहले 7 नंबर का एवरेज 16.8 है, लास्ट 6 नंबर का एवरेज 15.77 है, सेवेंथ नंबर का एवरेज क्या होगा। देखिए अगर आप ऐसे निकालने बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस थोड़ा लंबा पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे निकालना है इसे। देखिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए नैट का, इसे बोलते हैं नैट, ओके, नंबर एवरेज टोटल। मैंने बोला 12 का टोटल, 12 संख्याओं का या 12 नंबर का औसत या फिर एवरेज 16.5 है, ठीक है, ये आपको पता है। पहले 7 नंबर का जो आपको औसत पता है या एवरेज पता है वो 16.8, लास्ट 6 का आपको पता है 15.77, ठीक है। अब आप इसका टोटल निकाल लिए, 12 इंटू 16.5 इज इक्वल टू 198, 7 इंटू 16.5 इज इक्वल टू 117.6, okay guys। now 6 into 15.77 is equal to 94.62। अब बताएं क्या करना है आपको कि सेवेंथ नंबर, सातवीं संख्या क्या होगी। तो आप नहीं बता दोगे कि ये दोनों आप ये 7 + 6 इज इक्वल टू 13 और 12, 13 में से अगर आप 12 नंबर घटा दोगे तो आपको सातवीं संख्या मिल जाएगी, ओके। तो ये दोनों आपका टोटल जो है ये आपका होगा अराउंड 212.22, 212.22। इसमें से 198 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 14.22। यही आपका सेवेंथ नंबर है। क्या है? सेवेंथ नंबर है, ओके। नैट का फॉर्मूला लगाइए, नंबर एवरेज लिख के आप टोटल कर दीजिए, फिर आपको निकालना है सेवेंथ नंबर का, ठीक है। तो सेवेंथ नंबर का अगर, हाँ, एक एस्पिरेंट का ये थोड़ा सा आया था डाउट बट उनको क्लियर हो गया था। देखिए उन्होंने बोला था ये 12 है तो आपके 7 + 6 आपके 13 हो रहे हैं, तो आई गेस ये गड़बड़ है उनके अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन बताया था। तो अगर 12 दोनों हो जाएगा तो आप सेवेंथ नंबर दूसरी वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे, 12 में से 12 घट जाएगा तो 0, तो वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी। इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल सही था, 13th में से ये 12th सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपकी सेवेंथ नंबर की वैल्यू आ गई जो कि 14.22 थी, ओके। 14.22 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्लास में 120 स्टूडेंट है जो कि एक परीक्षा में बैठे हैं, क्वालिफाई जो हुए हैं उन्हें 39 मार्क्स मिले हैं और जो फेल हुए हैं उन्हें 15 नंबर मिले हैं। जब सबको कंबाइन किया जाता है पास और फेल वाले बंदों को तो एवरेज 35 आता है। तो आपको बताना है पास कितने स्टूडेंट हुए। इसका भी मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखिए आप एक बनाइए पास, एक बनाइए फेल, ठीक। अब मैंने बोला कि पास हुए हैं 39, फेल हुए हैं 15, ठीक, और इनका एवरेज हो रहा है 35, ठीक। तो अब आप एक काम करिए, एक क्रॉस गेम खेलते हैं, ठीक। अब 39 में से 35 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 4। 15 में से 35 गया, या फिर 35 में से माइनस प्लस का यहाँ नहीं है कि आप माइनस प्लस मत लगाइएगा, ओके, उसे नेग्लेक्ट करिएगा। 35 में से 20 गया, आया 20, ठीक है। 35 में से 15 गया, आया 20। अब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 5:1 आ गया, ठीक। अब आपको निकालना क्या है? जो पास हुए हैं, है ना, पास स्टूडेंट या पास कैंडिडेट निकालने। तो पास कितना है इसका रेशियो, मैं पूछूं पास और फेल का है तो आप नहीं बता दोगे कि पास का रेशियो 5/6 है ना। फेल पूछूं तो फेल बता दोगे आप 1/6 है, ठीक। तो 5/6 हो गया। पास का आपको निकालना है, टोटल कितना है, टोटल कितने थे उसमें बच्चे, 120 थे एक क्लास में, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 100 आ गया। 100 बच्चे पास हुए हैं। कितने बच्चे पास हुए हैं? 100। अभी मैं इसी में आपसे बोल दूं कि बताइए कितने फेल हुए हैं, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे या फिर आप 120 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 फेल, या फिर आप 120 इंटू 120, जस्ट मिनट गाइस, 120 इंटू 1/6 कर दोगे तो आपका 20 आ जाएगा। 20 बच्चे फेल हुए हैं उस परीक्षा में और पास हुए हैं 100 स्टूडेंट। आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और ये शॉर्ट ट्रिक भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ओके।
ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने इसलिए बताना स्टार्ट किया, कुछ बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा ऐसा मेथड बताया जाए जिससे सबको इजीली समझ में आ गए। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई गाइस, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करिए। और कोई भी अगर ऐसे कमेंट्स करता है तो प्लीज़ यू पीपल आर फ्री, यू कैन रिप्लाई, ओके। तो ये it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning, guys. Tata, bye bye, take care.